हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑप्टिक्स के लेक्चर 4 में आप लोगों को ऑप्टिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑप्टिक्स से रिलेटेड लाइट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझाएंगे। पिछले लेक्चर में हम आपको लाइट का डिफिनीशन समझाए थे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल एंड ओपेक सब्सटेंस का भी डिफिनीशन हम समझाए थे, और ये तीनों सब्सटेंस लाइट के साथ कैसे वर्क करते हैं ये भी हम आपको समझाए थे। इसके बाद हम आपको लाइट सोर्स के भी बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दिए थे, और आज हम ऑप्टिक्स के लेक्चर 4 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द लाइट यानी प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य बातें। प्रकाश के बारे में मुख्य बातें में क्या हो सकते हैं ये थोड़ा समझेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैटर है कि लाइट हमेशा लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होता है। लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम लाइट सोर्स यानी प्रकाश प्रकाशीय स्रोत से उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल, अगर आप टॉर्च जलाते हैं बच्चों, तो टॉर्च से लाइट जब प्रोड्यूस होगा तो कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है। और लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है बच्चों यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश आपकी सीधी रेखा में गमन करता है, और कैसे गमन करता है तो ऐसे चलेगा, और इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसका हिंदी होता है ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति क्या होती है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पे कॉन्टिन्यूअस मोशन में, यानी उसका जो वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है ना तो इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे, तो इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, और लाइट की स्पीड कांस्टेंट कितनी होती है? तो वैक्यूम यानी निर्वात में लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड को c से इंडिकेट किया जाता है। आप साइंस में कहीं भी पढ़िएगा तो लाइट की स्पीड को फार्मूला में c के रूप में इंडिकेट किया जाता है। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसको अगर किलोमीटर में हम लेते हैं तो इसमें 1000 से हम डिवाइड करेंगे
तो 30 से 30 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 50 बचेगा, और 50 यहाँ पे बचेगा, तो 3 पर 50, 1 2 3 4 5, ये किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई लाइट सोर्स से अगर लाइट प्रोड्यूस होती है तो वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, ये बात आप जान लीजिए। यानी इन 1 सेकेंड the light travel in the vacuum in the vacuum 3 लाख किलोमीटर। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। अब देखिए, लाइट का जो स्पीड होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यानी C सॉलिड, C लिक्विड, C गैस एंड C वैक्यूम। सबसे अधिक स्पीड जो होता है लाइट की वैक्यूम में होती है, और उससे कम गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। ठीक है, एस को हम सॉलिड कहेंगे, एल को हम लिक्विड कहेंगे, जी को हम गैस कहेंगे, और वी को हम वैक्यूम। निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। यानी अगर कोई पूछे कि लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होती है, तो सॉलिड मीडियम में होती है, और लाइट की स्पीड जो होती है उससे अधिक लिक्विड मीडियम में, उससे अधिक गैस मीडियम में, और सबसे अधिक वैक्यूम में। अब उसके बाद लाइट का नेचर क्या होता है तो ये हम समझेंगे। लाइट को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। लाइट यानी प्रकाश आपका कौन सा वेव है, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यानी अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे हम किसे कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव कौन होते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है, यानी कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है, तो वाइब्रेशन मोशन से चलता है, और जब वो वाइब्रेट करता है तभी वो प्रोपगेट करता है, यानी जब वो कंपन करेगा तभी वो गमन करता है। तो ट्रांसवर्स वेव कैसे चलते हैं किसी मीडियम में, तो ट्रांसवर्स वेव इस फॉर्म में चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये इनका मीन पोजीशन होता है, देखिए, और ट्रांसवर्स वेव ऐसे करके चलते हैं। जैसे वाटर यानी पानी में जब आप कंकड़ मारते हो तो उसमें जो वेव्स क्रिएट होते हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। एग्जांपल में अगर हम पानी में कंकड़ को मारते हैं तो वेव्स ऐसे जनरेट होता है। ऐसे जनरेट होता है, यानी ये ऐसे चलते हैं। ठीक है,
यानी ऊपर नीचे करके ये चलते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए कि ये वेव्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनका वाइब्रेशन मोशन जो होता है ऊपर नीचे हो रहा है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी इसको हम कहते हैं बच्चों कंपन। इनका प्रोपगेशन किधर की तरफ हो रहा है, तो प्रोपगेशन इनका आगे की तरफ हो रहा है, यानी इनका गमन किधर की तरफ हो रहा है, आगे की तरफ। यानी दोज वेव्स विच वाइब्रेशन एंड प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी वैसे तरंग जिनका कंपन और गमन एक दूसरे के लंबवत होता है उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब भी कोई ट्रांसवर्स वेव मीडियम में चलता है तो क्रिस्ट और ट्रफ बनाता है। क्रिस्ट यानी इसको हम कहते हैं शीर्ष, और ट्रफ यानी गर्त। ठीक है। क्रिस्ट क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव का मैक्सिमम पॉइंट होता है, और ट्रफ क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव का मिनिमम पॉइंट होता है। और जितने भी वेव्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, एक्सेप्ट मतलब साउंड को छोड़कर। ऑल द वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। सभी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एक्सेप्ट द साउंड यानी ध्वनि को छोड़कर। ठीक है। देखिए, वेव्स के जब हम नेचर पढ़ते हैं तो सारे वेव्स अगर एक खेमे में रहते हैं तो साउंड आपके दूसरे खेमे में चला जाता है। यानी साउंड अदर वेव्स के साथ रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका नेचर कैरेक्टर अदर वेव्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर सारे वेव्स अगर एक कैटेगरी में है तो साउंड ऑटोमेटिक दूसरे कैटेगरी में हो जाता है। तो अगर सारे वेव्स ट्रांसवर्स वेव है तो साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं, जस्ट हम समझाएंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों तो अभी आप लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में समझे। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में होता क्या है बच्चों कि वाइब्रेशन और प्रोपगेशन, वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यानी कंपन और गमन एक दूसरे के लंबवत होता है। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। तो थोड़ा सा इसी के साथ हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में भी जान ले, क्योंकि अगर आप ट्रांसवर्स वेव समझ चुके हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा रहे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, तो इतना समझ लीजिए बच्चों कि अगर हम बहुत सारे बच्चे को एक लाइन में काफ़ी दूरी तक खड़ा हम कर देते हैं और एक बच्चे को हल्का सा पुश करते हैं,
तो बच्चा अगले बच्चे को पुश करके फिर अपने जगह पे आ जाता है, फिर अगला बच्चा अगले बच्चे को पुश करके अपने जगह पे आ जाता है, फिर वो अगला बच्चा अगले बच्चे को पुश करके अपने जगह पे आता है। अभी वो पुशिंग आगे जा ही रहा होता है, तब तक फिर हम पीछे वाले बच्चे को फिर से एक बार पुश करते हैं, तो फिर पीछे वाला बच्चा अगले वाले बच्चे को पुश करेगा। ऐसे करते करते जो पुश होता है आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो ये जो वेव्स होते हैं, तो यहाँ पर जो आगे बढ़ रहा है, तो ये एक प्रकार का वेव है जो आगे चल रहा है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एज एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को हम आगे और पीछे पुश करेंगे, आगे पीछे पुश करेंगे, यानी आगे पीछे इसको वाइब्रेशन देंगे, यानी कंपन, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। यानी इसमें कुछ मटेरियल जो है एकदम पास पास है और कुछ मटेरियल काफ़ी दूर दूर पे है, कुछ मटेरियल पास पास पे है, फिर मटेरियल दूर दूर पे है। तो यही पास वाली चीज़ जो है ये आगे की तरफ चल रही है। तो जो आगे की तरफ चल रही है इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। इसका हिंदी होता है संपीड़न। और दूसरा जो काफ़ी दूर दूर पे है उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। इसका हिंदी होता है बच्चों विरलन। तो इसमें कंप्रेशन आगे की तरफ बढ़ेगा और रेयरफेक्शन अपने जगह पे बनते चला जाएगा। तो इसमें वाइब्रेशन आगे पीछे हो रहा है, वाइब्रेशन किधर की तरफ हो रहा है, आगे पीछे, यानी कंपन आपका आगे पीछे हो रहा है बच्चों। और प्रोपगेशन किधर की तरफ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। यानी गमन आगे की तरफ हो रहा है। तो ऐसे वेव्स जिनका वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो जिन वेव्स का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का यहाँ पे डिफिनीशन बन गया कि इसका वाइब्रेशन और प्रोपगेशन यानी कंपन और प्रोपगेशन यानी गमन, यानी गमन एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी समानांतर होते हैं। ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल कौन है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल होता है बच्चों साउंड। साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब बात आती है बच्चों कि लाइट आपका एक अलग, फिर देखिए हम बता रहे हैं कि अगर रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो अलग अलग व्यक्ति को उस रूम में भेजा जाए कि मतलब बच्चों को क्लासीफाई कीजिए। तो कोई उनके कलर के ऊपर क्लासीफाई करके आएगा, कोई उनके हेल्थ के ऊपर क्लासीफाई करके आएगा, कोई उनके लेंथ के ऊपर क्लासीफाई करके आएगा, कोई उनके जेंडर के ऊपर क्लासीफाई करके आएगा। जैसे कोई जाएगा तो कहेगा कि आपके पूरे क्लासरूम में बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं, और उसके बाद कोई जाएगा तो कोई कहेगा कि आपके क्लासरूम में कोई काफ़ी हाइट के बच्चे हैं, कोई मीडियम हाइट के हैं, कोई स्मॉल हाइट के हैं। कोई जाएगा तो कहेगा कि आपके क्लासरूम में कोई गोरे बच्चे हैं, कोई सांवले हैं, कोई काले हैं। उसके बाद कोई अदर जाएगा तो वो कहेगा कि आपके क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं कोई तेज है, कोई मीडियम है, कोई एकदम डल है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया बन जाता है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रूप में उसको क्लासिफाई किया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से वेव्स को भी अलग अलग पैमाने पे इसको अलग अलग रूपों में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक तो था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव हो गए, लेकिन फिर उन्हीं वेव्स को मीडियम के आधार पे उन्हें मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में मतलब क्या किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर कोई पूछे कि लाइट कौन सा वेव है, तो कोई कहेगा कि लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट यानी प्रकाश आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव यानी अयांत्रिक तरंग। प्रकाश आपका एक अयांत्रिक तरंग है, यानी नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब ऐसे वेव्स जिन्हें प्रोपगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी फॉर द प्रोपगेशन no need any material medium। यानी गमन के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं। मटेरियल मीडियम कौन कौन होते हैं, तो हम आपको इससे पहले लेक्चर में समझाए हैं। मैटर जिनमें मास होता है, उसे हम मटेरियल कहते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं हैं कि जिनमें मास नहीं होता है उन्हें नॉन मैसिव मटेरियल कहते हैं, जैसे एनर्जी। लेकिन अगर आपका वैक्यूम की बात किया जाए, यानी निर्वात वैक्यूम में कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है यानी वहाँ पे कोई मास नहीं है, तो वो भी आपका क्या होता है, नॉन मैसिव मटेरियल की कैटेगरी में आ सकता है। और यहाँ पर हम मैसिव मटेरियल की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें मास होता है। तो मास होता है, तो देखिए बच्चों, तो मास वाले जो मीडियम होते हैं वो कौन कौन मीडियम होते हैं। सॉलिड मीडियम, दूसरा होता है लिक्विड मीडियम, तीसरा होता है गैस मीडियम, और एक होता है वैक्यूम। इन सभी में मास होता है, लेकिन वैक्यूम में नो मास, यानी कोई मास नहीं होता है। तो ये सारे के सारे मटेरियल मीडियम है, ठीक है। और ये है नॉन मटेरियल मीडियम, ठीक है, यानी इसमें मास नहीं होता है और इन सभी में मास होता है। तो अब बात आती है कि लाइट को चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है, सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है, गैस में भी चलता है। जैसे सन जो है लाइट का बहुत बड़ा सोर्स है, और वहाँ से लाइट हमारे पृथ्वी तक आने में वैक्यूम से होकर आता है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, यानी वो गैस से होकर गुजरता है। फिर कोई अगर व्यक्ति वाटर के अंदर है तो वो लिक्विड से भी होकर गुजरता है, कोई व्यक्ति गोगल लगाया है तो वो सॉलिड से भी होकर गुजरता है, यानी ग्लास, ठीक है। तो सॉलिड यानी ग्लास से भी हमारा पास करता है। ग्लास यानी शीशा आप लोग समझते हो। वाटर यानी लिक्विड में भी लाइट आपका पास करता है। गैस यानी एयर, हवा में भी ये पास करता है, ठीक है। और ये वैक्यूम में भी चलता है, यानी निर्वात में भी चलता है, अंतरिक्ष में। तो क्वेश्चन उठता है कि जहाँ पे कोई मैसिव मटेरियल नहीं है, कोई मास नहीं है, वहाँ पे भी लाइट चल सकता है, सॉलिड में भी लाइट चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आखिर ये चलता कैसे है, तो इसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया। उस हाइपोथेसिस का नाम हुआ ईथर हाइपोथेसिस, और इसको देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने बताया कि ईथर मीडियम जो होता है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं रहता है,
वहाँ पर भी ईथर रहता है, जहाँ पे गैस है वहाँ पर भी ईथर है, और जहाँ पे वह लिक्विड है वहाँ पर भी ईथर है, और जहाँ पे ग्लास है वहाँ पर भी ईथर है, यानी ईथर माध्यम। ईथर माध्यम जो ये हाइपोथेसिस है ये किसके द्वारा दिया गया? ये एक काल्पनिक थेसिस है जिसको अभी तक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर प्रूफ नहीं किया गया है। इसको देने वाले थे सर आइजक न्यूटन। हाइपोथेसिस यानी काल्पनिक सिद्धांत। एक होता है थेसिस और एक होता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो होता है इसको हम काल्पनिक सिद्धांत कहते हैं बच्चों। और इसको देने वाले जो थे, अगर यही प्रूव हो जाता तो इसको थेसिस हम कहते हैं, ईथर थेसिस, ठीक है। लेकिन इसको अभी हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको देने वाले थे सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन इन्होंने बोला कि जो ईथर मीडियम है ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, यानी जहाँ पे कोई मास नहीं है, जहाँ पे मास भी है वहाँ पर भी ईथर मीडियम मौजूद है। यानी ये पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है ईथर मीडियम। आप में भी फैला है, हम में भी फैला है, यानी एवरी पार्टिकल में ये फैला है ईथर मीडियम, ठीक है। तो ईथर मीडियम स्प्रेड ऑन द होल यूनिवर्स। Spread in the whole universe। जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे भी ईथर मीडियम है, और जहाँ पे कोई मीडियम है वहाँ पर भी ईथर मीडियम प्रेजेंट है, यानी ईथर माध्यम पूरे संसार में फैला हुआ है। ये है आप लोगों का बच्चों ईथर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव का कंसेप्ट, यानी लाइट जो है, यानी जितने भी वेव्स हैं, ऑल द वेव्स आर प्रोपगेट इन द ईथर मीडियम, यानी सारे वेव ईथर माध्यम में चलते हैं। यानी तब कौन नहीं चलता है? तो एक्सेप्ट द साउंड जो होता है ईथर मीडियम में नहीं चलता है। इसको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये साउंड जो है वैक्यूम में नहीं चलता है। बाकी साउंड को छोड़कर जितने भी वेव्स होते हैं सारे वेव्स जो होते हैं ईथर मीडियम में चलते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस और वैक्यूम ऑल मीडियम में ये चल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अभी आप लोग नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में जाने, अब हम लोग समझेंगे मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव कौन होते हैं? इसको हिंदी में यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो ऐसे वेव्स जिन्हें चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। एज एग्जाम्पल साउंड, यानी नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। यानी गमन के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता। यानी ऐसे वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। एज एग्जाम्पल साउंड। यानी हम आपको बता दें बच्चों कि साउंड अगर एक कैटेगरी में रहता है तो सारे वेव्स दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी जितने भी वेव्स हैं वो सारे के सारे नॉन मैकेनिकल वेव है।
लेकिन साउंड आपका मैकेनिकल वेव हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग बार बार ये सोचते होंगे कि सर बहुत सारे वेव्स का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे वेव्स हैं जिनमें आपका एक्स रे है, अल्फ़ा रे है, बीटा रे है, गामा रे है, एफएम है, एएम है, और इनका एक रीजियन होता है। रीजियन में इनके 3 रीजियन होते हैं, एक अल्ट्रा वायलेट रीजियन होता है, एक विजुअल रीजियन होता है, और एक इंफ्रारेड रीजियन होता है। तो ये रीजियन भी हम आपको आगे चल के समझाएंगे। जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वेव्स के बारे में जितने भी आपको दिक्कतें आती हैं वो सारी बातें हम आपको एक्सपेरिमेंटल लेवल पर समझा के हम आपको सारी बातें मतलब क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साउंड जो है यानी ध्वनि जो है आपका क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है। इसको चलने के लिए आपको सॉलिड मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम। जैसे हम बोलते हैं तो अगर आप लोग सुनते हैं तो हमारा जो साउंड है आपको गैस मीडियम से होकर आप लोगों के पास पहुंचता है। ठीक है, और साउंड जो होता है सबसे अधिक साउंड की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। सबसे अधिक वेलोसिटी जो साउंड की होती है वो सॉलिड मीडियम में होती है, उससे कम लिक्विड मीडियम में, और सबसे कम गैसियस मीडियम में होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जितना मीडियम डेंसर होता है साउंड की स्पीड उतना ही अधिक होती है। लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट होता है लाइट में। अगर मीडियम डेंसर हुआ तो लाइट की स्पीड उतना ही कम हो जाती है। जैसे लाइट जो होता है सॉलिड मीडियम में स्लो चलता है, लिक्विड मीडियम में उससे फास्ट, गैसियस मीडियम में उससे फास्ट, और वैक्यूम में सबसे फास्ट चलता है। लेकिन जो साउंड होता है वो सॉलिड मीडियम सबसे फास्ट चलता है, लिक्विड मीडियम में उससे स्लो, और गैसियस मीडियम में सबसे कम। और कहीं कहीं पे गैसियस मीडियम में हवा में आपको 320 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार दी जाती है हवा में। और लाइट की स्पीड जो होती है हवा में लगभग, ये साउंड की हो गई, साउंड यानी ध्वनि की, और लाइट की स्पीड जो होती है हवा में आप लोग जानते ही है, लगभग मतलब इक्वल टू में माना जाता है वैक्यूम के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए बच्चों बादल के गरजने के समय में जब बादल थंडरिंग करता है तो उस समय सबसे पहले आपको लाइट दिखती है, साउंड उसके बाद सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो आपके आंखों तक सबसे पहले पहुंच जाती है, साउंड थोड़ा लेट से पहुंचता है। जैसे बादल का चमकना और गरजना क्या होता है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि आप जब एक तार से दूसरे तार को आप मतलब छुआते हो, एक तार से दूसरे तार को संपर्क करते हो तो स्पार्क करता है। लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में देखना वो स्पार्किंग क्या होता है, तो स्पार्किंग के समय में लाइट और साउंड दोनों एक साथ जनरेट होता है। लेकिन बादलों में भी लाइट और साउंड दोनों एक साथ जनरेट हुआ, लेकिन बादल हमसे काफ़ी दूरी पर होते हैं, क्योंकि बादल आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और उसके बीच में फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भी वो पोलर में ब्रेक करके उसको आयोनाइज कर देते हैं, और चार्ज का ट्रांसफ़र एक तरफ से दूसरे तरफ होने लगता है। तो जब चार्ज का ट्रांसफ़र एक दूसरे तरफ होने लगता है तो उसी समय स्पार्किंग होता है। तो वो स्पार्किंग इतना बड़ा लेवल पे होता है कि उसकी साउंड काफ़ी स्ट्रांग होती है, और लाइट भी काफ़ी मतलब हायर मतलब इंटेंसिव लाइट होती है वहाँ पे। और आप जो तार में स्पार्किंग करते हो तो वहाँ पे साउंड काफ़ी लो होता है, और स्पार्किंग की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे कम होती है। लेकिन दोनों फिनोमेना एक ही है, तो दोनों फिनोमेना में लाइट और साउंड एक साथ जनरेट होता है। लेकिन बादल हमसे काफ़ी दूरी पे है, इसलिए लाइट सबसे पहले पहुँच जाता है और साउंड बाद में पहुँचता है। आप देखते हो कि शादी ब्याह के समय में जब पटाखे फूटते हैं तो आप देखते हो कि अगर आपका घर काफ़ी दूर है और काफ़ी दूरी पर एक रॉकेट उड़ा, वो आपको दिखाई दिया है कि वो फूट गया है, यानी आपको दिखाई दे गया कि वो फूट गया है, लेकिन साउंड थोड़ी देर बाद आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड जो होती है काफ़ी अधिक होती है, जो आपको उसी क्षण में आपके आंखों तक पहुंच जाती है। यानी समझ लीजिए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चला जाता है। लेकिन साउंड जो है 1 सेकंड में 320 मीटर या 340 मीटर ही चलता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब स्लो सुनाई देता है, थोड़ा देर से साउंड सुनाई देता है।
तो ये तो कहानी हो गई बच्चों मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। अब आता है बच्चों लाइट जो होता है बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चलिए तो आज का क्लास बस हम यहाँ पर रहने देते हैं थोड़ा सा। अब अगला लेक्चर में हम आपको लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में समझाएंगे और उसके बाद लाइट को क्वांटम नेचर के भी, लाइट का क्वांटम नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है और रे नेचर क्या होता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। और इसके बाद ये भी बताएंगे क्या लाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है कि नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। देखिए बच्चों मेरा लेक्चर जो होता है थोड़ा सा बेसिक लेवल से हम चलते हैं, लेकिन आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाते हैं और आपको थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल तीनों मेथड से हम आप लोग को साइंस समझाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही पर हम रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय। उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।